इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता रहता है। ऐसे में भारत पर कच्चे तेल के संकट का असर दिखना स्वाभाविक हो गया है। इसका असर आगामी 5 विधानसभाओं के चुनाव और उसके बाद 2024 के आम चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अश्विनी महापात्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया में किस तरह एनर्जी संकट का खतरा पैदा कर दिया है? कहीं इस युद्ध की विकराल रूप लेबनान के गैस भंडार पर कब्जे की दिशा में बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, उसमें से एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स तो है लेबनान और इजराइल के अंदर, जब से वहाँ पे जो प्राकृतिक गैस मिलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके प्रॉब्लम ये है कि लेबनान इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये और इसीलिए इसकी सीमा जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको नहीं मानता है। तो कहते सारी सारी ईस्टर्न मेडिटेरियन जो लेबनान की है, इजराइल तो है नहीं, लेबनान की ऑफिशियल पोजीशन ये है। तो फिर भी अमेरिका के मीडिएशन में वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि जो फ्रेंच इटालियन कंपनी वहाँ पे इन्वॉल्व है कि इसको किस तरह के एक्सप्लोइट किया जाए। तब जाके लेबनीज़ की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे कम से कम उसकी जो बिक्री होगा, उसमें जो उनको रेवेन्यू मिलेगा, उस पर कहीं उनकी इकोनॉमिक रेस्टोर हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लेबनीज़ के एनर्जी मिनिस्टर वगैरह उसको मान लिए थे, लेकिन एक ऑफिशियल दर पर अनऑफिशियली मान लिए थे, कि ऑफिशियल नहीं मान सकते क्योंकि लेबनान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। इस युद्ध में क्या हो सकता है कि भाई लेबनान पे प्रेशर होगा कि वो जो एग्रीमेंट था उसको कलअप कर दो, उसको इम्प्लीमेंट ना करो। और कब्जा की बात जो है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल जब चाहे तो उसका कब्जा कर ही सकता है, लेकिन कब्जा करने का मतलब एक वहाँ से युद्ध शुरू होना, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है हमास और इजराइल की जो फाइट है। सर, दूसरा सवाल आपसे ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरह यूरोप में गैस का संकट पैदा हुआ है? क्या प्राकृतिक गैस के सामरिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? लेकिन देखिए, एनर्जी तो बहुत बड़ी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और पर्टिकुलर जो कंट्री में ये एनर्जी मिलता है और उसकी कंजप्शन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है यूरोप में और अमेरिका में होता है, वो लोग भी कोशिश करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढने। जैसे अभी अमेरिका में हुआ है, अभी यूरोपियन कंट्री भी कोशिश करती है न्यूक्लियर एनर्जी एज ऑल्टरनेटिव हो, अभी और कुछ ढूंढना शुरू कर दिए, अभी ग्रीन एनर्जी का चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस जो वार है वो एनर्जी से इतना प्रभावित नहीं है, परंतु इस वार का प्रभाव एनर्जी सेक्टर में ज़रूर आएगा। जैसे जैसे वार एक क्षेत्रीय की क्या डायमेंशन लेगा, रीजनल डायमेंशन लेगा, वो दूसरे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग, गैस एक्सपोर्टिंग कंट्री वो भी इन्वॉल्व होंगे। इसकी सप्लाई में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, जो आपकी जो प्राइस पे उसको दिखाई देगा कि सडनली आप देखो ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, कि गैस के जो प्राइस बढ़ जाएगा, कहीं सप्लाई रुक जाएगा, ये एक संभावना है। परंतु ये कहना कि आज के दिन में कि गैस के और एनर्जी के लिए ही वार हो रहा है, मुझे लगता है बड़ी स्वीपिंग होगा कहना कि इसके रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। एनर्जी कुड बी वन ऑफ देम। सर, पिछले 200 साल में पेट्रोल, डीजल यानी तेल में किस तरह से दुनिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है? किस तरह से महाशक्तियों ने अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अरब देशों से अलग अलग तरीके से घुसना शुरू किया है? चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति हो या फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा आप बताएं। एनर्जी सेक्टर पर कब्जा बाद में आया, जो 1930s के बाद ही पर्टिकुलर जो ईरान की ऑयल उनको मिलता है, फिर और इराक के जो मोसुल इलाके में उनको ऑयल दिखाई देता है। फिर ऑयल का क्या यूज़ हो सकता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले ब्रिटिश कंपनी जो है उनको पता, शेल कंपनी करके था। तो उसी से पहले आप देखो कि यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी मध्य जो वेस्ट एशिया में घुस चुके थे। ये जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन होता है, ये 19वीं सेंचुरी में, ये करीब आपका पहले नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 1790
98-99 में आते हैं इजिप्ट की तरफ। उसके बाद ही ऑटोमन एम्पायर का जैसे डिक्लाइन होता है, यूरोपियन पावर, पर्टिकुलर यूरोपियन ट्रेडर्स, मर्चेंट, उनको इन्फ्लुएंस बढ़ता है ऑटोमन एम्पायर में। मैं ऑटोमन एम्पायर कह रहा हूँ, जो उनके कैपिटल वो आज के डेट में इस्तांबुल है, उसका ओरिजिनल नेम इस्लाम्बुल है। वहाँ पे जहाँ पे उनकी इम्पीरियल हेडक्वार्टर्स था, उनके सारे कब्जा सारे वेस्ट एशियन कंट्री के अंदर था, वो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इजराइल, ऐसे कुछ नहीं था। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो यूरोपियन मर्चेंट ट्रेडर्स वो ऑलरेडी वहाँ पे थे बिफोर डिस्कवरी ऑफ ऑयल। तो जब ऑयल आ जाता है, इसकी जो उनके अंदर दूसरे टाइप का कंपटीशन शुरू हो जाता है यूरोपियन कंट्री का, कि क्योंकि ऑयल तो वहाँ मिल रहा है, ऑयल के एक्सप्लोरेशन कैसे करें, रिफाइनमेंट कैसे करें, सप्लाई कैसे हो, सारे टेक्नोलॉजी यूरोपियन के पास था। तो उन्हीं की कंपनी ने शुरुआत किया। बाद में 1950s में क्या होता है, उस कंपनी को सारे जो कंट्री उसको नेशनलाइज करते हैं। नेशनलाइजेशन बाद ही झगड़ा शुरू हो जाता है, जैसे पहले ईरान पे हुआ, बाद में सऊदी ने अरामाको को किया। तो वहाँ पे झगड़ा होता है जब ये ऑयल कंपनी को जो रेस्पेक्टिव सरकार ने उसको नेशनलाइज करते हैं। शुरुआत दौर पे तो उनको सारे मिल गया, क्योंकि उन्हीं के सारे ऑयल उनका है, लेकिन टेक्नोलॉजी, पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब यूरोपियन कंट्री का है। जैसे ब्रिटेन का हुआ कि फ्रांस का हुआ, उन्हीं का था। तो ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब नेशनलाइजेशन हो जाता है, जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सारे कंट्री। ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर नया नया कंट्री बनते हैं। जब वो कंसोलिडेटेड हो जाते हैं 1950s ऑनवर्ड, 54 ऑनवर्ड्स, वो अपने नेशनलाइज करते, तब वहाँ पे झगड़ा होता है। झगड़ा इतना हो जाता है कि एक स्टेज में अमेरिका का जो बड़ा इंटरेस्ट, मेजर इंटरेस्ट गल्फ में रहता है, किस तरीक़े से ये गल्फ की जो ऑयल है, जो कहते करीब 30 to 33% ऑफ टोटल ऑयल अवेलेबल इन वर्ल्ड, उसको कैसे अमेरिका की तरफ आए। तो एक वहाँ पे एक इसको कहे वो एक तरह बटर सिस्टम डेवलप करता है। अमेरिका वहाँ से ऑयल लेता है, जिसको सिक्योर ऑयल सप्लाई फ्रॉम गल्फ, क्योंकि उसको ऑयल की ज़रूरत था इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए। तो वहाँ पे इसके बदल में अमेरिका उनको सिक्योरिटी देता था, क्योंकि जितने गल्फ कंट्रीज है, जो सेक्टम है, उन्हीं का एक पॉपुलर लेजिटिमेसी नहीं था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता था, क्योंकि नासिर जब थे वो पैन अरबिज्म चलाते थे। वो कहते भाई ये जो गल्फ कंट्री है अपने सारे रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, जबकि ये सारे रिसोर्सेज अरब का है। अरब का है का मतलब जो रिच अरब कंट्री का रिसोर्सेज के ऊपर गरीब अरब का भी क्लेम है। जब ये बड़े बड़े जो शेख जो है उसको माने नहीं, जो रूलर्स ऑफ द गल्फ कंट्रीज, ओमान हो गया, सऊदीज़ हो गया, कुवैतीज़ हो गया, बहरीन या आपके कतार हो गया, कि वो उनके रिसोर्स दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो उस झगड़ा में वो अमेरिका के ऊपर रिलाई किए कि भाई अमेरिका उनको आर्म्स देगा, उनको सिक्योरिटी देगा, उसके बदले अमेरिका को ये एक सप्लाई करेंगे ऑयल, सिक्योर सप्लाई, मतलब वहाँ पे कोई डिस्रप्शन नहीं होगा ऑयल सप्लाई को। ये उनका अंदर एक अंडरस्टैंडिंग था। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका हर टाइम गल्फ कंट्री के साथ अच्छा सा रिश्ता बना के रखा, अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो जो ऑयल वहाँ अमेरिका को जाता है उसका पैसा क्या होता है, फिर यहाँ आके इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन करते, अमेरिका ना आके करते, उन्हीं के टेक्नोलॉजी है, उनके बड़े बड़े इंजीनियर हैं। हाँ, लोकल लेवल पे जो अनस्किल्ड वर्कर साउथ एशिया में जाते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर उन्हीं का है, टेक्नोलॉजी उन्हीं का है, पैसा जो उनके होता था वो जगह अमेरिकन बैंक में रखते थे। तो अमेरिका ही उसका बेनिफिशियरी था। तो इस तरीके से एक साइकिल बना हुआ था। वो गल्फ वॉर जो दो हुआ, जैसे इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत होता है 1990 में, ये दिखाता है कि अमेरिका इतना कंसर्न क्यों है। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि ये वार था ओवर एनर्जी। ये एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो गल्फ वॉर 2 कहते हैं। 1990 अगस्त में इराक की इन्वेजन ऑफ कुवैत, इसके बाद रिएक्शन होता है अमेरिका की, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का। क्यों होता है, सारे कंट्री मिलकर पैसा देके क्यों वार लड़े, कि इसीलिए कि उनकी जो कंट्रोल ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेस रहे। सर, अगर देखा जाए तो ईरान की क्रांति के पीछे भी कहीं ना कहीं तेल की भी भूमिका रही थी। इराक कुवैत युद्ध की बड़ी वजह भी तेल ही रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। सबसे नहीं, एक सबसे तो महत्वपूर्ण नहीं करूँगा, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन ये नहीं कि इट इज़ दी फैक्टर, ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, क्योंकि एनर्जी के बिना आपको चलेगा नहीं। जो इंडस्ट्री हो गया, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस, साइंटिफिक डिस्कवरी, सारे चीज़ ही एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे एनर्जी मिलता था कि वेस्ट एशियन कंट्री में, गल्फ कंट्रीज़ में।
और जितने भी वार हुआ, मैं आपको बताया कि करीब ये 1960s कोल्ड वॉर पीरियड में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल का धीरे धीरे करके काफ़ी यूटिलाइज हो रहा था। लोगों को, अरब और अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चल कि इसका असली वैल्यू क्या है। तो इसकी ऑयल जो है आपकी नेवल फोर्स में यूज़ हुआ, आपके जो मिलिट्री ऑपरेशन में यूज़ हुआ, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ हुआ। तो लेकिन इसकी जो आप कहेंगे कि उसकी असली रूप जो है आपको देखोगे ये 1990, 90 और 93 के जो इसके बाद जो लिबरेशन ऑफ कुवैत होता है 1991, इससे पहले ऑयल को भी एक वेपन की तरह अरब कंट्री ने यूज़ किए थे। जब ये 1973 वार हुआ, अक्टूबर वार के बाद, वो पहले बार जो अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिल के एक ऑयल एम्बार्गो अमेरिका की वेस्टर्न कंट्री पर लगाया कि भाई जब तक आप पैलेस्टाइन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मानोगे, आपको ऑयल सप्लाई नहीं करा जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं, इसीलिए उनको भी वो पैसा चाहिए ऑयल बेच के। उनको पैसा होगा तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है, उस पैसा से सऊदी अरब के जब इतना पैसा हो गया कि उसने उस पैसा की ही यूज़ किया पैलेस्टीनियन के लिए। एक जो उसकी जो इन्फ्लुएंस बढ़ा वेस्ट एशिया में कि मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसको हम पेट्रो इस्लाम कहते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलियम से जब पैसा निकला उसको ही इन्वेस्ट किया बाहर, इस्लाम के कैसे प्रभावित करे, इस्लामिक जो ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशन को उसने फंडिंग किया। तो वो सारे ने सही कहीं देखे वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स ऑयल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहना कि ऑयल ही सबसे बड़े महत्वपूर्ण वो है, फैक्टर है, मुझे लगता है ये एक स्वीपिंग होगा, एक्सेजरेशन होगा। ऑयल एक फैक्टर है, एक नॉट दी फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स है वेस्ट एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में। जितना वार भी हो एमोंग स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, ये उसी में कहीं ना कहीं, और विद इन स्टेट, एक ऑयल का बहुत बड़ा भूमिका उसमें है, रोल है।